हेलो एवरीवन, मैं हरवीर कौर गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल सेक्टर 38 वेस्ट चंडीगढ़ से। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 13 व्हाई डू वी फॉल इल डिस्कस कर रहे हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी हम हेल्थ और उससे रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में बात कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम डिजीज और उसके कॉजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी टर्म डिजीज को समझने की कोशिश करते हैं। डिजीज जो है ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। इसका मतलब है डिस ईज। ईज मतलब इजी, कंफर्टेबल। तो अगर हम डिस ईज का मतलब है कि अगर हमें कोई डिस्कम्फर्ट है, हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, हम ठीक से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डिजीज। इट कुड बी एनीथिंग, कोई फिजिकल इंजरी हो सकता है, कोई पेन हो सकता है, किसी भी रीजन की वजह से अगर हमें कोई डिस्कम्फर्ट हमारे शरीर में महसूस होता है तो उसे हम कहते हैं डिस ईज। So discomfort is basically malfunctioning of the body systems. हमारा कोई भी सिस्टम अगर कोई एक सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है तो it could be the reason for the disease. तो उसे हम कहते हैं disease. Diseases जो हैं ये दो तरह की होती हैं, एक है acute और एक होती है chronic. Acute diseases होती हैं जो बहुत ही short duration के लिए, जैसे सर्दी जुकाम है वो एक एक्यूट डिजीज है। तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई डिजीज आती है, थोड़ी 2-4 दिन के लिए बीमारी है, या फ्लू हो गया, या कंजक्टिवाइटिस, आंखों में जो कहते हैं आंख आना, कॉमन भाषा में कहते हैं, तो वो कंजक्टिवाइटिस है। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं जो बहुत थोड़ी ड्यूरेशन के लिए होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्यूट डिजीजेस। और जो लंबी समय के लिए जो बीमारी चलती है उसे हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस, जैसे जॉन्डिस है, टीबी है, टाइफॉइड है। तो ये काफी लंबे समय तक ये बीमारी जो रहती है, इसका ट्रीटमेंट काफी लंबा है। और कई बार ये जो क्रॉनिक डिजीजेस है ये थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी जो है, कोई पर्सन है जैसे डायबिटीज जो है ये क्रॉनिक डिजीज है, ये सारी जिंदगी ही पर्सन को इस डिजीज को मैनेज करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत हार्ट डिजीजेस हो गई या कैंसर्स हो गए, तो कई बार ऐसी कोई बीमारी जो थ्रू आउट लाइफ जो है पर्सन को रहती है। तो ये सारे जो लॉन्ग ड्यूरेशन डिजीजेस हैं उन्हें हम कहते हैं क्रॉनिक डिजीजेस। अब जो एक्यूट डिजीजेस हैं, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आती हैं तो उनका हमारे शरीर पे या हमारी लाइफ पे इफेक्ट उतना ज्यादा नहीं होता। जुकाम आया, ठीक हो गया, उसके बाद हम फिर से नॉर्मल हो जाते हैं। बट जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं ये इनका इफेक्ट फिजिकली भी और जो पर्सन है उसके काम पे बहुत ज्यादा पड़ता है। तो ये हेल्थ को बहुत ज्यादा सीवियरली इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल जॉन्डिस। अब जॉन्डिस जो है उसमें लिवर इफेक्ट होता है किसी भी पर्सन का, तो उसका ट्रीटमेंट लंबा चलेगा और जितनी देर तक ट्रीटमेंट चलेगा, कई बार उस पेशेंट को बेड रेस्ट बता दिया जाता है। तो सपोज अगर वो कोई स्टूडेंट है और उसे बेड रेस्ट बता दिया है तो वो स्कूल नहीं जा पाएगा। स्कूल नहीं जाएगा तो वहां पे भी उसका काम सफर होगा और वो एक एडिशनल स्ट्रेस उसके दिमाग में रहेगा। तो इस तरह से जो लंबी डिजीजेस होती हैं, जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं, उनसे जो पर्सन की फिजिकल एंड ओवरऑल जो हेल्थ है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है। नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ डिजीजेस। बीमारियों के क्या क्या कॉजेज हैं? हम लोग जनरली इन चीजों के बारे में बात करते हैं और हमें बहुत सारी चीजें पता है कि क्या क्या कारण होते हैं। बेसिकली हम जो डिजीज के बीमारियों के कॉजेज हैं इन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होते हैं एक्सटर्नल कॉजेज, बाहर जो कॉजेज प्रेजेंट है जिनकी वजह से बीमारियां हो सकती है। बाहर ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनसे हमें बीमारियां हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट होता है इंटरनल कॉजेज। हमारे शरीर के अंदर ही कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि उससे जो पर्सन है उसे बीमारी हो सकती है। तो पहले हम एक्सटर्नल कॉजेज के बारे में बात करेंगे। एक्सटर्नल कॉजेज भी दो तरह के हैं, एक है इमीडिएट कॉजेज और दूसरा है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। ये मेन कॉज नहीं है बट ये बीमारी को कॉज करने में इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। तो अगर इमीडिएट कॉज नहीं होगा तो इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट अगर इमीडिएट कॉज है तो ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज है ये उस बीमारी को बढ़ाने में जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको बढ़ाने में हेल्प करते हैं, हम कह सकते हैं। सो इमीडिएट कॉज क्या है? पैथोजेंस। कोई भी बीमारी कॉज करने वाला माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर हमारे आसपास प्रेजेंट है, हमारे शरीर के अंदर चला गया है, तो वो एक इमीडिएट कॉज है।
तो हम जो पानी पी रहे हैं अगर उसमें कोई बीमारी कॉज करने वाला पैथोजन है, जो हवा हम ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, अगर उसमें कोई पैथोजन प्रेजेंट है तो वो एक इमीडिएट कॉज है। इसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन है, पानी का पोल्यूशन है, उसमें कोई ऐसे केमिकल्स प्रेजेंट है, टॉक्सिन्स प्रेजेंट है जो अंदर जाने से हमारे शरीर की बीमारी कॉज कर सकते हैं। या रेडिएशन, जैसे कि सन की जो हार्मफुल यूवी रेज है उससे स्किन कैंसर जो है वो हो सकता है। तो ये सारे एक्सटर्नल इमीडिएट कॉजेज है कि डायरेक्टली ये कॉजेज जो है वो हमें इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉजेज। अगर ये कॉज है तो इसके साथ साथ ये जो वो कारण है जो बीमारी को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि पॉवर्टी। अगर बहुत लोअर इनकम ग्रुप है तो वहां पे जो पर्सन्स हैं उनकी ऐसी कंडीशन नहीं होती कि वो साफ पानी जो है वो अफोर्ड कर सके, या उनके एरिया में साफ पानी नहीं आता है, तो वहां पे अगर उस पानी में कोई इन्फेक्शन फैल जाए तो वो जो गरीब लोग हैं वो उस पानी को साफ करके, वो फिल्टर्स नहीं लगवा सकते, वो उस पानी को साफ करके नहीं पी सकते अपने लेवल पे। तो ये जो कॉजेज हैं ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। दूसरा है लैक ऑफ पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। अगर कोई एरिया है जहां पे जैसे भी हमने डिस्कस किया कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल ही नहीं है, तो या सैनिटेशन नहीं है, साफ सफाई मेंटेन नहीं है, जो गार्बेज है वो प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं हो रहा है, तो ऐसी अगर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है तो वहां पे बीमारियां ज्यादा फैलती हैं। देन नेक्स्ट इज जेनेटिक डिफरेंसेस। अब ये जो हम जर्म्स की पैथोजेंस की बात कर रहे हैं, सपोज अगर गंदे पानी से कोई बीमारी फैली है, स्कूल में या हमारे घर में ही कोई सप्लाई जो है उसमें कुछ पानी ऐसा आ गया कि जिसमें पैथोजन थे, अब वो जो पैथोजन है वो तो सारी कम्युनिटी में फैल गया, जो पानी गया है वो हर एक घर में गया है, बट सारे लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। कुछ लोग जो है वो ज्यादा बीमार हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो उस पैथोजन से लड़ पाते हैं। तो ये होता है हर एक पर्सन की अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता। हमारे में हम कितना ज्यादा बढ़िया तरीके से बीमारी से लड़ सकते हैं, और इसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। इम्यूनिटी जो है ये हर एक पर्सन की अलग अलग होती है। तो कोई कुछ लोग जो है वो बीमारी से ज्यादा बढ़िया तरीके से लड़ सकते हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है, और कुछ लोग जो है वो बीमारी से नहीं लड़ सकते, उनकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। तो ये जो डिफरेंसेस हैं ये भी बीमारी को स्प्रेड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। देन नेक्स्ट इज इंटरनल कॉजेज। इंटरनल कॉजेज हैं ये हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन। हमने पहले डिस्कस किया था कि बैलेंस डाइट, अगर कोई पर्सन बैलेंस डाइट नहीं लेता है तो उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, और उन न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से उसे कोई डेफिशिएंसी डिजीजेस हो सकती हैं। तो ये एक टोटली एक इंटरनल कॉज है। जो पर्सन अच्छी डाइट लेगा उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जो डाइट बैलेंस डाइट नहीं लेगा उसकी हेल्थ पे बुरा असर पड़ेगा। नेक्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अब ये इंटरनली ही कुछ ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर्स है, जैसे डायबिटीज जो है ये एक हम कह सकते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो जीन है डायबिटीज कॉज करने वाला, ये ट्रांसफर हो सकता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो कोई भी जो पॉपुलेशन है या कोई पर्सन है अगर उसमें डायबिटीज है, और डायबिटीज वाला जो जीन है, क्योंकि ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो हमारे डीएनए से, हमारे जीन से इफेक्ट होती हैं, तो ऐसी अगर कोई जीन किसी की फैमिली में है तो वो पर्सन जो है दे आर एट द रिस्क ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। ये जरूरी नहीं है कि उनको बीमारी होगी, पर उनको रिस्क ज्यादा होता है। अगर वो थोड़ा सा जो है जैसे बाकी लोगों की तरह अगर नॉर्मल खाएं पिएंगे या शुगर ज्यादा लेंगे तो हो सकता है उनकी बॉडी में इंसुलिन उतना जो है प्रोड्यूस ना हो। तो ये जो रीजंस हैं, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। इसी तरह से हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया है, बहुत सी ऐसी डिजीजेस हैं जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। इसके बाद है हार्मोनल इम्बैलेंस। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। आपने क्लास 8 में एडोलेसेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स। तो ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग ग्लैंड्स से रिलीज होते हैं। जो ऑर्गन्स हार्मोन रिलीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं ग्लैंड्स।
तो ये ग्लैंड से रिलीज होते हैं और ये हमारे शरीर में जो नॉर्मल फंक्शंस है उनको मेंटेन करने में मदद करते हैं। अगर हमारे शरीर में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस आ जाए तो उससे हमारे शरीर की जो वर्किंग है वो इफेक्ट होती है और इससे अलग अलग तरह की डिजीजेस हो सकती हैं। जैसे कि अगर थायराइड में कुछ प्रॉब्लम है तो उससे हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म कम रिलीज होगा या ज्यादा रिलीज होगा, तो उससे भी हमारे शरीर पे बहुत बुरा असर पड़ता है, गॉइटर हो सकता है। इसी तरह से अगर जो ग्रोथ हार्मोन है कम रिलीज होगा तो जो ग्रोथ है वो कम होगी पर्सन की, अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा रिलीज हो गया तो जो हाइट है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ऐसे बहुत से हार्मोन्स हैं जो हमें हमारे शरीर में हमारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और ये जो हार्मोन्स हैं ये नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस डिस्कस द टाइप्स ऑफ डिजीजेस। डिजीजेस को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बाय द वे दे आर स्प्रेडिंग। वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, डिजीजेस को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम मीन्स ऑफ स्प्रेड के बेसिस पे दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, दैट इज इंफेक्शियस एंड नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस। इंफेक्शियस डिजीजेस को हम कम्युनिकेबल डिजीजेस भी कहते हैं। वो बीमारियां जो कम्युनिकेट हो सकती हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती हैं, स्प्रेड हो सकती हैं, तो ऐसी जो डिजीजेस होती हैं उन्हें हम इंफेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। और ये डिजीजेस नॉर्मली पैथोजन से स्प्रेड होती हैं। तो जो बीमारियां पैथोजन से कॉज होंगी तो वो पैथोजन एक डिजीज पर्सन से जो हेल्थी पर्सन है उस तक स्प्रेड हो सकता है, तो वो डिजीजेस कम्युनिकेबल की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट है नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस। वो डिजीजेस जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती। अगर किसी को डायबिटीज है या अगर किसी को कैंसर है तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो दूसरे पर्सन में नहीं स्प्रेड हो सकती और इनके जो रीजंस हैं दे आर नॉट पैथोजेंस। सो ये वो बीमारियां जो पैथोजन से नहीं फैलती बट उसके अलावा कोई और इंटरनल रीजंस की वजह से या कोई और ऐसे कोई केमिकल्स की वजह से फैल रही है, तो ऐसी जो बीमारियां हैं उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल या नॉन इंफेक्शियस डिजीजेस कहते हैं। सो जुकाम हो गया, जॉन्डिस हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया और अभी जो रिसेंट है कोविड-19 कोरोना वायरस स्प्रेड, तो ये सारी कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। वेयरएज डायबिटीज हो गया या थायराइड हो गया या कैंसर्स हो गए डिफरेंट तरह के या कोई स्किन इंफेक्शन है, तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैल सकती। जैसे अगर यूवी रेडिएशन की वजह से कोई अगर स्किन में प्रॉब्लम आ गई है तो इट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर। तो ऐसी जो डिजीजेस हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नाउ व्हाई डू वी नीड टू नो द कॉज? हम क्यों जानना चाहते हैं कि कोई बीमारी कैसे, उसका कारण क्या है? जब तक हमें किसी बीमारी का कारण नहीं पता होगा हम उस बीमारी को ट्रीट नहीं कर सकते, उसका इलाज नहीं ढूंढ सकते, उस बीमारी को हम रोक नहीं सकते। तो ये बड़ा जरूरी है कि हमें जो हर डिजीज है उसका ये रीजन पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। जब हमें रीजन पता होगा तभी हम उसकी ट्रीटमेंट पे काम कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोजेंस जो कि बीमारियां अलग अलग तरह की बीमारियां कॉज करते हैं। सो देयर इज बेसिकली 5 कैटेगरीज ऑफ पैथोजेंस जो हमने लिस्ट किए हैं यहाँ पे: बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोअन्स, फंजाई एंड सम वर्म्स। अब इसमें बैक्टीरिया जो है ये डिफरेंट अलग अलग तरह की बीमारी जैसे टाइफाइड है, कॉलेरा है, ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी जिसे कहते हैं, या एंथ्रेक्स है, स्टेफाइलोकोकाई है जो कि मुंह पे जो कील मुहासे से आ जाते हैं, जो पिंपल्स आ जाते हैं, तो उसके लिए तो ये डिफरेंट बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया से कॉज होती हैं। देन कुछ वायरल डिजीजेस जैसे कि कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम जो है, फ्लू हो गया, पोलियो हो गया, HIV एड्स हो गया, डेंगू फीवर हो गया, तो ये ऐसी बीमारियां हैं जो वायरस से कॉज होती हैं। देन प्रोटोजोन्स जो है, मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, स्लीपिंग सिकनेस जो है, ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो प्रोटोजोन से कॉज होती हैं। देन फंजाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द स्किन इन्फेक्शंस जो है, तो फंगस से जो स्किन इन्फेक्शंस है वो हो सकती हैं। देन वर्म्स जो है दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं बच्चों के जिससे उन्हें मेडिसिन भी दी जाती है, तो ये जो है ये टेपवर्म, इंटेस्टाइन में टेपवर्म की इन्फेक्शन हो जाती है। तो ऐसे जो वर्म इन्फेक्शंस हैं, या एलिफेंटाइसिस एक बीमारी है, एलिफेंटाइसिस नाम से ही पता चल रहा है, इसमें
ये ज्यादातर जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पे या इधर नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है यहाँ पे ये बीमारी बहुत ज्यादा है। तो इसमें जो लेग्स हैं पर्सन की वो एलिफेंट की तरह स्वेल हो जाती है और उनकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो उसके नाम से ही एलिफेंट लेग्स की तरह अपीयर होती है जो नॉर्मल लेग्स हैं, तो इसीलिए उस बीमारी का नाम एलिफेंटाइसिस है। तो ये अलग अलग तरह के पैथोजेंस और उनसे जो डिफरेंट बीमारियां कॉज होती है, ये उनकी एक छोटी सी लिस्ट है। नाउ नेक्स्ट इज जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स वी टॉक अबाउट। अब उसमें हमें ये पता होना जरूरी है कि हमारे जो पैथोजेंस हैं वो किस तरीके से अटैक कर रहे हैं। जैसे हमने भी डिस्कस किया कि हमें कॉज पता होना चाहिए कि हाउ द ऑर्गेनिज्म इज अटैकिंग। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स जो है ये वो मेडिसिन हैं which kill or stop the growth of bacteria। ये बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एमॉक्सिलिन है। तो ये कुछ ऐसे एंटीबायोटिक्स हैं जो बैक्टीरिया को रोकने के लिए या किल करने के लिए हम यूज करते हैं। बट ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये बैक्टीरिया के अगेंस्ट तो बहुत इफेक्टिव हैं, बट दे आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस। तो ऐसा क्या है, ऐसा क्या मैकेनिज्म है? अब जो बैक्टीरिया है वो जब किसी ऑर्गेनिज्म को अटैक करता है तो बैक्टीरिया इज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इन इटसेल्फ। उसका अपना एक सेल वॉल है, अपना एक सेल स्ट्रक्चर है। तो जब कोई भी बैक्टीरिया किसी ऑर्गेनिज्म को अटैक करता है तो वो अपने सेल्स बनाने शुरू करता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया का अपना जो न्यूक्लियर रीजन है, ये उसकी सेल वॉल है। अब ये बैक्टीरिया अगर किसी ऑर्गेनिज्म को अटैक करेगा, किसी सेल पे अटैक करेगा, तो ये उस सेल के अंदर जाके अपनी सेल वॉल, ये न्यूक्लियोइड रीजन हो गया, तो ये एक नया बैक्टीरिया बनाएगा। उस नए बैक्टीरिया को बनाने के लिए इसको अपनी सेल वॉल की जरूरत पड़ेगी। दैट मींस इट इज गोइंग टू डिवाइड इनटू टू। 2 से फिर ये 4 में डिवाइड होंगे। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया का नंबर है वो बढ़ेगा और जितना ये मल्टीप्लाई होगा उतना ही उसको जो ये अपना जो मैकेनिज्म है सेल डिवीजन के लिए, इसको अपने सारे जो पार्ट्स हैं ऑर्गेनेलीज की जरूरत पड़ेगी। अब जब एंटीबायोटिक्स जो है ये वो केमिकल्स हैं जो कि ये जो सेल डिवीजन का जो बैक्टीरिया जब 2 नए बैक्टीरिया बनाता है उन प्रोसेसेस को रोक देता है। वो सेल वॉल बनने का मैकेनिज्म रोक देगा या उसके जो सेल डिवीजन में कोई ऐसा जो केमिकल्स है ये कोई ऐसा प्रोसेस बीच में से चेंज जो उनकी रिएक्शन है उसको स्टॉप कर देते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो आगे डिवाइड ना हो पाए। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स जो है दे एक्चुअली वर्क ऑन द प्रोसेस ऑफ जो सेल बनने का जो प्रोसेस है बैक्टीरिया का, उस प्रोसेस को रोक देते हैं। और यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत है कि वायरस किस तरह से अटैक करते हैं। वायरस का जो अटैक करने का तरीका है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम बैक्टीरिया। उनका अपना कोई सेल स्ट्रक्चर नहीं होता। दे आर वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स। बस एक सिंपल प्रोटीन की कवरिंग होती है और उसके अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है जी, जो डीएनए कहते हैं हम, तो ये उनका जेनेटिक मटेरियल है। अब जब कोई वायरस किसी सेल पे अटैक करता है तो वो क्या करता है, वो अपना जो प्रोटीन कोड है उसको अटैच कर लेता है उसकी बॉडी के साथ और अपना जो जेनेटिक मटेरियल है वो उस सेल के अंदर रिलीज कर देता है और ये जेनेटिक मटेरियल यहाँ से उसके न्यूक्लियस में चला जाता है और ये जेनेटिक मटेरियल जो होस्ट ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए के साथ, जिसको वायरस अटैक कर रहा है उसे कहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म के डीएनए के साथ अटैच हो जाता है और वो उसी के डीएनए को यूज करना शुरू कर देता है अपने वायरस पार्टिकल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पे उसका अपना कोई मैकेनिज्म नहीं है, वो होस्ट सेल का ही यूज कर रहा है टू प्रिपेयर न्यू वायरस पार्टिकल्स या न्यू वायरस ऑर्गेनिजम्स। सो जब वायरस का अपना कोई पार्ट ही नहीं है तो यहाँ पे एंटीबायोटिक्स जो है दे आर नॉट इफेक्टिव। इसीलिए जब वायरस इन्फेक्शन होती है तो एंटीबायोटिक्स उसके अगेंस्ट काम नहीं कर सकते। सो अगर कॉमन कोल्ड है हमें और हमें किसी वायरस की वजह से वो इन्फेक्शन हो रही है तो उस समय पे हमें एंटीबायोटिक्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। बट अगर वायरस के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो गई है फिर एंटीबायोटिक्स जो है वो उसे जो सिम्टम्स है उनको कम करने में हेल्प कर सकते हैं। सो दिस इज
अबाउट द टाइप्स ऑफ डिजीजेस और वो कैसे जो है कितनी कैटेगरीज में हमने डिवाइड किए हैं। नेक्स्ट इज हाउ डू दीज डिजीजेस स्प्रेड। जो इन्फेक्शियस डिजीजेस की हम बात कर रहे हैं कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो सकती हैं, कम्युनिकेट हो सकती हैं, तो ये बीमारियां कैसे फैलती हैं। द मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस। फर्स्ट इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अगर हम किसी डिजीज्ड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उससे भी जो बीमारियां हैं वो फैल सकती है। जैसे जुकाम अगर किसी को है तो आपको ये एक्सपीरियंस आपने शायद लिया ही होगा। अगर आपकी क्लास में किसी को जुकाम है तो नॉर्मली बच्चे जो उससे थोड़ा दूर होते हैं, टीचर्स भी कह देते हैं कि आप बेटा थोड़ा अलग बैठ जाओ, नहीं तो बाकियों को इन्फेक्शन फैल सकती है। या किसी को अगर कंजक्टिवाइटिस है, जो आंखों में हम कहते हैं आंख आना जो है, तो कंजक्टिवाइटिस में तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेते हैं क्योंकि वो बड़ा डायरेक्टली जो स्प्रेड हो सकता है। सो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जो बीमारी है वो स्प्रेड हो सकती है। सेकेंड है थ्रू एयर। थ्रू एयर स्प्रेड हो सकती है और इसे हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नाउ व्हाट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ये समझना बड़ा जरूरी है। एयर के थ्रू जो है डायरेक्ट के हवा में जो पार्टिकल्स हैं ऐसे स्प्रेड नहीं होता। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब है कि जब कोई पर्सन खांसता है या छींकता है तो उसके जो मुंह से या उसके नाक से कुछ ड्रॉपलेट्स, पानी के छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं, तो उन्हें कहते हैं ड्रॉपलेट्स। और वो फोर्स के साथ ये जो बूंदें हैं ये बाहर जाके गिरती हैं। अब अगर सपोज कोई पर्सन छींक रहा है और यहाँ सामने कोई हेल्दी पर्सन खड़ा है, तो वो जो ड्रॉपलेट्स हैं उसकी, जो उसकी बूंदें हैं मुंह से या नाक से जो निकली है, वो उस पर्सन पे जाके गिरेंगी। अब वो उन ड्रॉपलेट्स के अंदर देयर विल बी अ पैथोजन, उसमें वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, तो वो जो हेल्दी पर्सन है उस तक जो पैथोजन है वो ट्रांसफर हो गया, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसी तरह से अगर वो ड्रॉपलेट्स किसी सरफेस पे जाके गिर गई और उस सरफेस पे किसी ने हाथ लगा लिया तो वो उस पर्सन के, हेल्दी पर्सन के हाथ पे आ जाएंगी, तो वहां से भी जो बीमारी है वो स्प्रेड हो सकती है। तो ये जो है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो रिसेंट जो कोरोना वायरस का एग्जाम्पल है वो इट स्प्रेड्स थ्रू दिस ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। इसीलिए कहते हैं कि बार बार हमें हाथ धोने चाहिए और जब भी हमने कफिंग या स्नीजिंग करनी है, जब भी हमें हमेशा कवर करके यूज अ हैंकी या अपने एल्बो में छींकना चाहिए ताकि जो ड्रॉपलेट्स हैं उनको हम कम कर सकें। सो ये सेकेंड मीन्स ऑफ स्प्रेड है। थर्ड है थ्रू वाटर। ये हमने जैसे पहले डिस्कस किया था, जब हमने फीकल मैटर का स्प्रेड देखा था तो वहां पे हमने वाटर का एग्जांपल देखा था कि कोई अगर डिजीज्ड पर्सन है और वो जो है स्टूल पास करता है और वो स्टूल बाय एनी चांस अगर वो किसी वाटर सोर्स के साथ मिक्स हो जाता है तो वहां से जो पैथोजेंस हैं वो जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है, उसको वो गंदा कर देगा, उसमें वो पैथोजन आ जाएगा और वहां से जो बीमारी वाला जो पैथोजन है वो सारे एरिया में स्प्रेड हो सकता है। सो ये एक तरीका है। देन नेक्स्ट इज थ्रू इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर किसी सरफेस पे कोई पैथोजन पड़ा है, जैसे सपोज किसी पर्सन ने जो है वो आफ्टर डिफिकेशन हाथ नहीं धोए हैं, ठीक है, और उन्होंने वैसे ही किसी सरफेस को टच कर दिया या उन्होंने जो वॉशरूम का दरवाजा उसको टच कर दिया, उस पर वो पैथोजन आ गए। किसी और ने अगर उस सरफेस को टच किया तो उनके हाथों पे भी वो पैथोजन आ जाएंगे। तो ये है इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी जो डिजीजेस है वो स्प्रेड हो सकती हैं। देन नेक्स्ट इज फिजिकल कॉन्टैक्ट, या इसको हम सेक्सुअल कॉन्टैक्ट भी कहते हैं। तो इसके थ्रू काफी जो वायरल डिजीजेस हैं या कुछ बैक्टीरियल डिजीजेस जैसे कि गोनोरिया, साइफिलिस, ये कुछ ऐसी बैक्टीरियल डिजीजेस हैं जो कि सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकती हैं, या HIV एड्स है,
ये एक ऐसी बीमारी है जो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकती है। सो दीज आर द डिफरेंट मीन्स ऑफ स्प्रेड जिससे एक डिजीज्ड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जो बीमारी है वो स्प्रेड हो सकती है। अगर हम इन मीन्स को कंट्रोल कर लें तो हम बीमारी का स्प्रेड काफी हद तक रोक सकते हैं। Now next is the principles of treatment. Principles of treatment से पहले let us discuss the signs and symptoms of a disease. What do we mean by signs and symptoms of a disease? Sign and symptom क्या होता है? हालांकि हम इन्हें एक ही टर्म की तरह इस्तेमाल करते हैं बट इनका मीनिंग काफी डिफरेंट है। साइन होता है बीमारी के वो लक्षण जो कोई दूसरा देख सकता है या कोई दूसरा मेजर कर सकता है, तो उसे हम कहते हैं साइन। जैसे कि फीवर को नापा जा सकता है। सपोज अगर कोई कहे मुझे फीवर लग रहा है, हम कहते हैं चलो थर्मोमीटर से नापते हैं कितना बुखार है, उसे हम मेजर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर उसे हम मेजर कर सकते हैं। या जब जॉन्डिस होता है किसी को तो आंखों में येलोनेस आ जाती है, नेल्स में येलोनेस आ जाती है, उसे हम देख सकते हैं। दूसरा पर्सन भी देख सकता है कि हाँ भाई आंखें तुम्हारी येलो लग रही हैं। तो ये वो लक्षण है बीमारी के, साइंस, जिन्हें दूसरा पर्सन ऑब्जर्व कर सकता है और इन सिम्टम्स को मेजर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। सिम्टम्स वो हैं जो कोई पर्सन खुद फील करता है पर उसे कोई दूसरा ऑब्जर्व नहीं कर सकता। जैसे हेडेक, अब कोई कहे कि मेरा सिर दर्द है, तो इस चीज को कोई दूसरा नहीं देख सकता कि उसको कैसे हेडेक हो रहा है, कैसे पेन हो रहा है। इसी तरह से किसी भी तरह का कोई पेन है तो ये वो सिम्टम्स मीन्स दैट दोज फीलिंग्स जो एक पर्सन खुद महसूस कर रहा है बट वो दूसरों को नहीं बता सकता या दूसरा पर्सन उसको मेजर नहीं कर सकता। तो ये होते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। व्हाई आर साइंस एंड सिम्टम्स इंपॉर्टेंट? हम क्यों साइंस और सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं? क्योंकि जब हमने कोई बीमारी आइडेंटिफाई करनी है तो उसके लिए ये साइंस और सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम डॉक्टर को कहते हैं फीवर है, हमें बहुत ज्यादा तेज बुखार है, तो डॉक्टर पूछते हैं अच्छा और क्या है? तो वो सिर्फ फीवर सुन के आपको मेडिसिन नहीं देंगे, वो और पूछेंगे अच्छा सिर में दर्द भी हो रहा है, कोई और लक्षण है, जुकाम भी है, गला खराब भी है, या वो पूछेंगे पेट में दर्द भी है, डायरिया तो नहीं है, डिसेंट्री तो नहीं है, तो वॉमिटिंग तो नहीं आ रही। तो ये क्या है? वो एक्चुअली एक कलेक्टिव वो साइंस इकट्ठे कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है। अगर फीवर के साथ वॉमिट की प्रॉब्लम है दैट मीन्स कहीं ना कहीं डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। अगर फीवर के साथ गले में कुछ खराश है इसका मतलब, या ब्रीदिंग में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसका मतलब लंग्स के साथ कोई इशू है। तो इस तरह से जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं उससे जो डॉक्टर्स हैं उन्हें ये पता चलता है कि एक्चुअली कौन सा जो ऑर्गन है वो इफेक्ट हुआ है और हमें किस तरह की ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। बट साइंस एंड सिम्टम्स आर ओनली एन एजम्पशन। कई बार क्या होता है कि डॉक्टर हम साइंस एंड सिम्टम्स बताते हैं, सिम्टम्स नोट भी कर लेते हैं और उसके बाद वो कहते हैं कि अच्छा आपको ये टेस्ट कराने पड़ेंगे। साइंस एंड सिम्टम्स आर समटाइम्स नॉट सफिशिएंट ये पता लगाने के लिए कि बीमारी क्या है, तो वहां पे हमें फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट्स कराने पड़ते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट से एक्चुअली पता चलता है, इट कुड बी एन अल्ट्रासाउंड, इट कुड बी अ ब्लड टेस्ट, इट कुड बी अ यूरिन टेस्ट, किसी भी तरह का, तो उससे पता चलता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, इन्फेक्शन क्या है, कहाँ इन्फेक्शन हुई है, कौन सा जो पैथोजन है, कोई वायरस है कि कोई बैक्टीरिया है कि कोई प्रोटोजोआ है, कौन सा तरह का पैथोजन ने अटैक किया है, तो वो हमें डायग्नोस्टिक टेस्ट से पता चलता है। अब ये जो साइंस और सिम्टम्स हैं ये डिपेंड करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है उसका एंट्री पॉइंट क्या है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी सिस्टम एयर के थ्रू एंटर कर रहा है, सो दैट मीन्स इट इज गोइंग टू गो टू द लंग्स और वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट करेगा, तो उसके सिम्टम्स जो हैं वो भी
दे माइट बी रिलेटेड टू द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग, जो इन्फेक्शन ऑफ लंग है तो उससे उसको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, खांसी आ सकती है, तो उसके जो सिम्टम्स होंगे वो भी उसी तरीके से अपीयर होंगे जो ऑर्गन इफेक्ट होगा। इसी तरह अगर कोई ऑर्गेनिज्म खाने के थ्रू या पानी के थ्रू एंटर करता है तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा, तो सिम्टम्स विल बी डायरिया या वॉमिटिंग या पेट में दर्द जो है, तो इस तरह के सिम्टम्स आएंगे। सो एक तो ये तरीका है कि जो एंट्री पॉइंट से जो ऑर्गन इफेक्ट हो रहा है, जहां जो एंट्री पॉइंट है उसके हिसाब से ऑर्गन इफेक्ट होता है ना। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स जहां पे जो एंट्री पॉइंट है इट इज टोटली डिफरेंट, वेयर एज द ऑर्गन इफेक्टेड इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HIV की बात करते हैं, HIV एड्स में जो वायरस है इट एंटर्स थ्रू डिफरेंट मोड्स, वो ब्लड के थ्रू भी एंटर कर सकता है, जैसे कि जो इन्फेक्टेड सुई जो शेयर करते हैं विद द पेशेंट उससे हो सकता है, या वो सेक्सुअल ऑर्गन्स के थ्रू जो है बॉडी में एंटर कर सकता है, बट इट जनरली देन मूव टू द लिम्फ नोड्स, और लिम्फ नोड से वो सारी जो बॉडी है ऑल ऑर्गन्स वहां पे अफेक्ट करता है, स्पेशली अटैकिंग द इम्यून सिस्टम। तो और यहाँ पे जो सिम्टम्स होंगे वो बहुत ही जनरल सिम्टम्स होंगे, जैसे जो पर्सन है फटीग, थकावट होगी, या वेट लॉस होगा, या फीवर होगा, तो इस तरह के सिम्टम्स होंगे। सो जो एंट्री पॉइंट है वो डिफरेंट है और ऑर्गन इफेक्टेड मे बी डिफरेंट, और सिम्टम्स जो है वो ऑल टुगेदर अलग हो सकते हैं, या एंट्री पॉइंट के हिसाब से ऑर्गन इफेक्ट होगा और सिम्टम्स उस हिसाब से होंगे। नाउ नेक्स्ट इज, ये जो सिम्टम्स हैं इनकी जो अपीयरेंस है इट डिपेंड्स ऑन द सिवियरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, और कितना जो पैथोजन है उसका नंबर कितना है, तो सिम्टम्स कितने सीवियर होंगे ये इस चीज पे डिपेंड करते हैं कि जो सिम्टम्स है इनकी सीवियरिटी, इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ पैथोजन, कितने पैथोजन ने अटैक किया है, एंड ऑल्सो द विरुलेंस। विरुलेंस होता है कि जो पैथोजन है वो कितना खतरनाक है। नाउ देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस, फॉर एग्जांपल जो कॉमन कोल्ड वायरस है वो बहुत ज्यादा विरुलेंट नहीं है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं है, वेयरएज जो सार्स वायरस है या जो कोरोना वायरस है ये बहुत ज्यादा, इसकी विरुलेंस जो बहुत ज्यादा है, ज्यादा पावरफुल है। सो उसी हिसाब से जैसे ऑर्गेनिज्म की विरुलेंस होगी, जैसे उसकी स्ट्रेंथ होगी टू अटैक, और जितना उसका नंबर होगा उस पर डिपेंड करेगा कि हमारा जो सिम्टम्स है वो कितने ज्यादा सीवियर है। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स, और इसके बाद हम आगे जो है ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।